नमस्कार। संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय भारत में संवैधानिक विकास के क्रम में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के साथ हम उसके परिणामों को भी जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, केवल इसलिए नहीं कि यह वह पहला अधिनियम है जिसके साथ कि ब्रिटिश संसद भारत में कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कर रही है, बल्कि यह इस अधिनियम के माध्यम से अब ब्रिटिश सरकार भारत में और भारत की राजनीति में प्रवेश पा रही है। और इसके बाद के जो तमाम अधिनियम हैं, उन अधिनियमों के साथ वो भारत की राजनीति में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करते आगे बढ़ती हैं। तो आज हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को जानेंगे। हालांकि इससे पूर्व हम जानते हैं कि 1600 का चार्टर अधिनियम, जो हम जानते हैं कि 1600 का चार्टर जिसके साथ कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक एकाधिकार ब्रिटेन की सरकार से प्राप्त होता है। इसके पश्चात हम जानते हैं कि एक 1726 में भी एक अधिनियम कंपनी के संदर्भ में आया, और यह जो प्रेसिडेंसियां इस समय तक जैसे मद्रास में, बम्बई में और कलकत्ता में, बंगाल में जो प्रेसिडेंसी थी, इनके गवर्नरों को कुछ अधिकार दिए गए, जैसे कि वह अपने क्षेत्र में और कुछ मामलों में जो कि उनके पास थे उन पर विधि बना सकते हैं। तो 1776 का अधिनियम भी कुछ इस प्रकार है। इसके अतिरिक्त अब 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसे हम जानेंगे। और इसे जानने से पूर्व हम इसकी पृष्ठभूमि में, इसकी भूमिका में कुछ बातों को जानेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आने से पूर्व देखें भारत में क्या स्थिति है। इस समय पर हम जानते हैं कि 1757 का प्लासी का युद्ध हो चुका है, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने, यानी जो कि क्लाइव के नेतृत्व में है, बंगाल का गवर्नर क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया है, हरा दिया है। और यहाँ जो है कहीं ना कहीं कंपनी को भारत में मजबूती मिलती है। यह एक महत्वपूर्ण युद्ध है। और इसके पश्चात एक और महत्वपूर्ण युद्ध जो है 1764 का बक्सर का युद्ध है। और यह और भी अधिक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ अंग्रेज जो कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, वे बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और साथ ही दिल्ली के बादशाह की एक संयुक्त सेना को परास्त कर देता है। बंगाल के नवाब इस समय पर मीर कासिम हैं, जो पूर्व से ही अपदस्थ हैं। अवध के नवाब शुजाउद्दौला हैं और दिल्ली के बादशाह इस समय पर सालम द्वितीय हैं। इनके संयुक्त सेना को अंग्रेज हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हरा देते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण संधि होती है 1765 की इलाहाबाद की संधि। ये एक महत्वपूर्ण संधि है, इसलिए 12 अगस्त को और 15 अगस्त को अंग्रेज 12 अगस्त को दिल्ली के बादशाह के साथ और 15 अगस्त को अवध के नवाब के साथ यह संधि करते हैं। और इस संधि से, जिसमें कि क्लाइव और ये अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के मध्य होती है, तो इस संधि में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को भी ये प्राप्त कर लेते हैं। अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी को प्राप्त कर लेते हैं, और यह एक महत्वपूर्ण उनकी सफलता थी। और अब राजस्व का अधिकार उन्हें प्राप्त हो चुका है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संदर्भ में। अब अंग्रेजों की भारत में, या यूं कहें कि कंपनी की भारत में, भारत की राजनीति में एक मजबूत स्थिति आ चुकी है। वे भारत की राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश पा चुके हैं, और यहां वे दीवानी के अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। इसके पश्चात दरअसल हम जानते हैं कि क्लाइव ने, जो कि 1765 में इस संधि के लिए यहां था, तो क्लाइव 1765 से और 1772 तक के लिए यहां पर क्लाइव के द्वारा एक द्वैध शासन लगाया जाता है, जो 1765 में एक द्वैध शासन क्लाइव के द्वारा स्थापित किया जाता है।
और ये द्वैध शासन 1772 तक चलता रहता। 1772 में इसे वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं, वे इसे खत्म कर देते हैं, इस द्वैध शासन को। तो द्वैध शासन के इस समय पर कंपनी में खूब भ्रष्टाचार होता है। कंपनी के जो कर्मचारी हैं ये व्यक्तिगत हितों को महत्व दे रहे थे, ना कि कंपनी के हित को। कंपनी के मुनाफे को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, व्यक्तिगत मुनाफे को महत्व दे रहे हैं। और इसी क्रम में कंपनी धीरे धीरे दिवालिया होने लगी। जो कंपनी के कर्मचारी हैं वे तो भारत में खूब अपना खूब लाभ उठाते हैं, लेकिन कंपनी धीरे धीरे जो है लॉस में जाने लगी, धीरे धीरे उसका घाटा होने लगा। अब कंपनी इस स्थिति में पहुंच जाती है कि कंपनी लोन की मांग करती है। ब्रिटेन की सरकार से कंपनी लोन की मांग करती है, क्योंकि कंपनी दिवालिया होने की स्थिति में आ चुकी है। तो कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार से लोन की मांग की। इस समय पर लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, और जब उन्हें मालूम चला तो ब्रिटेन की संसद इस संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर थी कि जहां कंपनी जो है इतने युद्धों को जीत रही है, हर जगह अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है, उसे दीवानी भी प्राप्त हो चुकी है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, लेकिन उसके बावजूद भी वह लोन की मांग कर रही है। कंपनी जो घाटे में जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? लॉर्ड नॉर्थ एक गुप्त समिति का गठन करते हैं, और इस गुप्त समिति की जांच में कंपनी में भ्रष्टाचार निकल कर आता है कि कंपनी में भ्रष्टाचार है। और इसी रिपोर्ट के बाद जो है रेगुलेटिंग एक्ट, लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आते हैं, और यही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। और अब हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों को जानेंगे। अब तक हमने रेगुलेटिंग एक्ट की भूमिका में, उसकी पृष्ठभूमि में कुछ बातों को जाना है। अब हम आगे बढ़ते हुए रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को जानेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों में सबसे पहला कि बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर जो पद था, जिस प्रकार से मद्रास का गवर्नर था, जिस प्रकार से बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर था, उसी प्रकार बंगाल की प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर था। लेकिन अब बंगाल का गवर्नर जनरल, ये पद हो गया। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो यहाँ पर ये इस पद को एक स्थिति इसकी बढ़ा दी गई, और जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, ये गवर्नर जनरल क्यों है, ये आप इस प्रकार जाने कि मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसियां या गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल अधीन, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। यानी मद्रास और बंबई के जो गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। तो इस प्रकार यहां अगर आप परिणाम देखना चाहें, इस स्थिति में अगर आप परिणाम देखना चाहें, तो परिणाम यह निकल कर आता है कि एक केंद्रीकरण देखने को मिल रहा है। केंद्रीकरण देखने को मिल रहा है, जहां हम देख रहे हैं कि मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां हैं, उस पर बंगाल के गवर्नर जनरल का एक आधिपत्य देखने को मिल रहा है। तो यहां केंद्रीकरण देखने को मिल रहा है। तो इस परिणाम के रूप में हमने देखा कि इस जो प्रावधान है, इससे केंद्रीकरण देखने को मिल रहा है। तीसरी यहां पर बात निकल कर आती है कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का बनाया जा रहा है, उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इसे कार्यकारी परिषद कहा जाता है। कार्यकारी परिषद यह है, 4 सदस्यीय परिषद को बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए गठित किया गया। ये 4 सदस्यीय परिषद कैसे काम करती हैं? क्योंकि गवर्नर जनरल के पास, देखिए, इनके जो इनका अंतिम निर्णय होगा उसको रद्द करने के लिए वीटो पावर नहीं है। तो गवर्नर जनरल इनकी बात को, इस परिषद की बात को मानेगा। किसी भी निर्णय के मामले में यदि 3 सदस्य एक तरफ वोट कर देते हैं, तो इस पर उसी प्रकार के निर्णय में आगे बढ़ा जाएगा,
उसी मत के साथ आगे बढ़ा जाएगा। गवर्नर जनरल के पास इनके निर्णय को समाप्त करने की या उसे खत्म करने की, उसे बदलने के लिए या उसे समाप्त करने के लिए किसी प्रकार की कोई वीटो पावर नहीं थी। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को इस बात को मानना होता था। यदि टाई की स्थिति हो रही है, यानी 2 एक तरफ और 2 एक तरफ जा रहे हैं, किसी निर्णय के मामले में 2 लोग हाँ कहते हैं और 2 ना कहते हैं, तो यहाँ पर गवर्नर जनरल मत देकर, यानी एक निर्णायक मत देकर उस मत के साथ आगे बढ़ा जाएगा। तो इस प्रकार से यह कार्यकारी परिषद कार्य करती थी। परिणाम में आप दूसरी बात यहाँ से निकाल सकते हैं, जो ये है कि अब एक कार्यपालिका का उदय हो चुका है। कार्यपालिका का उदय हम देख रहे हैं, यहाँ पर कार्यपालिका का उदय हुआ है। जिस प्रकार भारत में वर्तमान स्थिति में यदि गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री हैं और 4 सदस्य की जो परिषद है, ये उनकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद की तरह है। जो आधुनिक सरकारों में मंत्रिपरिषद है हम देखते हैं, तो मंत्रिपरिषद वर्तमान में जैसे मंत्रिपरिषद है उसी प्रकार ये 4 सदस्यीय परिषद है, उसी मंत्रिपरिषद को हम कार्यपालिका कहते हैं। तो यहाँ पर भी इसे कार्यपालिका कहा जाएगा। तो कार्यपालिका का उदय हमें देखने को यहाँ मिल रहा है, केंद्रीकरण हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। और चौथी बात जो महत्वपूर्ण है, न्यायपालिका यानी न्यायालय की स्थापना इसी एक्ट से 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और यह सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। तो अब यहाँ पर तीसरी बात कि न्यायपालिका का भी उदय हुआ। एक परिणाम में हमने यह भी देखा, न्यायपालिका का उदय। तो ये 3 बातें परिणाम में हम जान चुके हैं। न्यायपालिका का उदय हुआ है। इस न्यायालय में देखिए एक मुख्य न्यायाधीश होते थे जिनका नाम था सर एलिजा इम्पे, और दूसरे इसमें स्टीफन सीजर लिमात्रे थे। तीसरे इसमें जॉन हाइडे थे और एक और व्यक्ति इसमें थे जिनका नाम था रॉबर्ट चैम्बर्स। चौथे इसमें व्यक्ति थे सर एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे। इसके अलावा 3 और न्यायाधीश थे, स्टीफन सीजर लिमात्रे, जॉन हाइडे और रॉबर्ट चैम्बर्स। तो इन बातों को आप जान सकते हैं। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं, 4 महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट में थे। और इससे निकलकर जो हमें परिणाम देखने को मिल रहे हैं, एक केंद्रीकरण हमें देखने को मिला है, इसके अलावा हमें कार्यपालिका का उदय देखने को मिला है और हमने न्यायपालिका का उदय भी देखा। तो ये तमाम बातें हमने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जानी। इसके अलावा कुछ और बातें इस एक्ट में थी जो कि कंपनी के संदर्भ में थी। उसके संचालन के लिए जो एक समिति है जिसे हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसे हम कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के संदर्भ में भी कुछ बातें कही गई, जैसा कि इस एक्ट में था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो 24 सदस्य हैं, इनका अब जो चयन होगा, ये इससे पूर्व तक 500 पाउंड से अधिक के जो शेयरधारक थे उनके द्वारा इनका चयन होता था। अब वो 1000 पाउंड कर दिया गया। 1000 पाउंड से अधिक जिनके शेयर होंगे इस कंपनी में, वही इनका चयन करेंगे, वही इन्हें वोट देकर चुनेंगे। दूसरी बात इसमें यह भी जोड़ी गई कि अब इनका जो पद था, जो अब तक इनका जो कार्यकाल होता था, अब तक 1 वर्ष होता था, उसे बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो 24 सदस्य हैं, इनके कार्यकाल को 4 वर्ष बढ़ा दिया गया, जो अब तक 1 वर्ष था। इसके अलावा भारत में जो कंपनी के कर्मचारी हैं, इनके बारे में भी कहा गया कि ये रिश्वत तो नहीं ही ले सकते हैं, लेकिन साथ ही किसी उपहार को भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार फैल रहा था, तो इस बात को यहाँ रखा गया कि वे किसी भी प्रकार से उपहार तक भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उपहार भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की बातें थी। महत्वपूर्ण बातों को हमने यहाँ पर लिख लिया है, आप इन्हें नोट कर सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं।